फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th के 9th लेक्चर में, और ये 9th लेक्चर किसका चल रहा है, मैग्नेटिज्म और मैटर का। जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर के लास्ट लेक्चर देख लेंगे, ताकि आगे की चीजें आपके लिए हो जाए थोड़ा आसान। तो आज चलते हैं, बात करते हैं कि सब्सटेंसेस के अंदर जो मैग्नेटिक टेंडेंसी आपने ऑब्जर्व करनी स्टार्ट कर दिया है, वो एक्चुअली कौन कौन से फैक्टर्स के वजह से अलग अलग है। ऐसा क्या है, ऐसे इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से आपके जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो 3 अलग अलग कैटेगरी में चले गए। ओके, तो सबसे पहले आज बात करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक substances. Diamagnetic substance is a प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो पहले समझने की कोशिश करें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय क्यों है। मैं बता दूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ बेसिकली ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं के अंतिम कोश में सम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने से क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं कि किसी पदार्थ के मैग्नेटिक टेंडेंसी की, तो सामान्य तौर कोई भी पदार्थ कोई मैग्नेटिक टेंडेंसी नहीं दिखाता, कोई भी नहीं दिखाता। तो ऐसा ही कहानी यहाँ पर भी है कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपके बारे में मतलब आप दिन भर थोड़े अपने आप को जस्टिफाई करते फिरोगे, तो उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। जब आप टेस्ट में परफॉर्म करते हो अच्छा, तब आपको बताया जाता है कि आप अच्छे परफॉर्मर हो। जब तक आपका कोई टेस्ट नहीं लेगा तो आपके बारे में कोई जजमेंट करना पॉसिबल नहीं। विदाउट टेस्ट सब लोग इक्वल है, ऐसी कहानी यहाँ पर है। पदार्थ तो हमने बता दी कि परमाणुओं के अंतिम कोश में इवन इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सामान्यतः यह कोई भी चुंबकीय व्यवहार नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता, आगे थोड़ा समझते हैं। बेसिकली इसकी परिभाषा देखिए, वह पदार्थ जिनके परमाणुओं के अंतिम कोश में युग्मित अथवा सम संख्या में, युग्मित अथवा सम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्लियर है। सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक मान लीजिए परमाणु के नाभिक और इसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से दिखाया गया। ये है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने हमारे बीच बहुत सारे रूल सुने हुए हैं, पाउली के अपवर्जन नियम वगैरह सुना हुआ है, जिसमें आपको पता चलता है कि अगर किसी नाभिक के आसपास के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात किया जाए या फिर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात किया जाए, तो एक अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा वाला क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका सिचुएशन ऐसा होता है, और आपका जो न्यूक्लियस होता है, ये नाभिक है, ये अपने जगह पर स्थित रहेगा, ये कहीं नहीं जाता। ओके, तो इसमें अब मैं आपसे ये पूछूं कि तेज कौन घूमता है, तो दोनों की स्पीड इस तरीके से होती है कि एनर्जी कंजर्व होती है, और उन दोनों की स्पीड बराबर होगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे बाय मोमेंटम। संवेग के बेसिस पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। जब इसका मोमेंटम एंटी क्लॉक और इसका मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा, तो जिसके वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो एक दिशा में, मतलब मान लेते हैं कि प्लस एन है,
मान लेते हैं कि एक दिशा में क्लॉकवाइज की वजह से प्लस m है इसका ध्रुव सामर्थ्य और या फिर डाइपोल मोमेंट, और वहीं इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों बराबर होंगे, डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। मतलब कि जब हम बाहर से कोई मतलब विदाउट या एब्सेंस भी कह सकते हैं बच्चों, विदाउट या एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र न लाए तो ऐसे केस में इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा और ये कोई भी चुंबकीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। तो इसको लिखना होगा, ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु में नाभिक के चारों ओर युग्मित इलेक्ट्रॉन का घूर्णन इस प्रकार होता है, कि यह एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निरस्त करते हैं, जिससे नेट चुंबकीय आघूर्ण है बच्चों, ध्यान देना, चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है, मतलब m इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब कि अगर हम बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लाएंगे तो ये कोई भी चुंबकीय भार प्रदर्शित नहीं करेगा। तब अब क्या करें, ओके, तो देखते हैं कि अगर हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लाएं तो क्या होगा। इसी में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब लाएंगे तब क्या होगा, तो आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्टली वैसी ही कहानी पड़ी हुई है जब अभी हमने देखी, और यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है एक, और यहाँ पर आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ओके। दोनों अपना काइनेटिक एनर्जी मेंटेन किए हुए थे, एक की स्पिन दूसरे को बैलेंस करके रखती है और अपना ये स्पिन करते रहते हैं बैलेंसली। लेकिन क्या हो अगर हम इसके निकट किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लाएं, ये लीजिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को ला रहे हैं, ये है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आता है तब क्या होगा। तो अगर हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही लाते हैं तो इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि इस वाले फील्ड से डिस्ट्रैक्ट होगा। मतलब डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये होता है कि जो इसकी सेम पोलैरिटी का होगा वो रिपेल होगा और जो इसकी अपोजिट पोलैरिटी का होगा वो अट्रैक्ट होगा। सीधी सी बात है कि अगर कोई बाहर से फील्ड आ रहा है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रैक्ट होगा तो उसकी स्पीड में क्या होगी, कुछ कमी होगी। जब उसकी स्पीड में कुछ कमी होती है तो क्या होगा, उसका मोमेंटम घट जाएगा। उसका मोमेंटम घटेगा तो उसकी स्पीड घटने की वजह से उसका डाइपोल मोमेंट भी घटेगा, मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी घटेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण घटने का मतलब मान लेते हैं कि अगर ये m की वैल्यू घट गई, मोमेंटम घटा तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट घटा। इनमें से एक की वैल्यू मान लीजिए प्लस है, ये वाली वैल्यू घट गई, और वहीं ये दूसरी वाली वैल्यू अगर ये नेगेटिव है, मतलब जो कि
नेगेटिव नेचर को बताता था, तो उसके रिस्पेक्ट में एक का अगर घटेगा तो दूसरे का फर्ज क्या बनता है, ताकि इनका मोमेंटम, ताकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बैलेंस रहे। तो इसके लिए, क्योंकि अब तो डिस्ट्रैक्शन हो गया, इनकी काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी कंजर्व रहती है, तो एक की अगर काइनेटिक एनर्जी घट जाती है तो उसके बदले में दूसरे का काम क्या होगा, दूसरे का काम होगा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, ताकि एटम को वो बैलेंस रख सके। बैलेंस रखने के लिए इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, किस डायरेक्शन में बढ़ा दी, उसी डायरेक्शन में जिसमें ये चल रही थी, उसी डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जिससे इसका उसी डायरेक्शन में नेचर बढ़ गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया और इसका मैग्नेटिक मोमेंट घट गया। अब मैं अगर इसके नेट मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करूं, नेट, अगर इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब चेक करूं तो ये नॉन जीरो आएगा, क्या बोलते हो, और ये जाएगा किसके फेवर में, क्योंकि ये फील्ड से अट्रैक्ट हुआ है, कोई तो है, तो ये इसका तो घट गया, इसका फेवर गया, लेकिन इसके बदले में इसका काम बढ़ गया, इसलिए इसका काम क्या है, इसको बचाने के लिए इसकी पोलैरिटी इससे तो जस्ट ऑपोजिट होगी, और क्योंकि ये तेज घूम रहा है तो बेसिकली जीतेगा कौन, जीतेगा सेकंड वाला, जो कि उस वाले फील्ड से दूर है। अब ये इसलिए भी दूर है क्योंकि इसका ऑपोजिट नेचर है और इसका स्पिन भी बढ़ गया है, तो बेसिकली जो मैग्नेटिक बिहेवियर जाएगा वो इस आउटसाइड वाले फेवर में जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक डिस्ट्रैक्ट होगा, एक का बढ़ जाएगा मोमेंट, और जिससे ये फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अर्थात आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो बिहेवियर होगा वो धीरे धीरे सबके सब इलेक्ट्रॉन बाहर हटने की कोशिश करते हैं, ताकि सिस्टम को वो बचा सके। ओके, तो अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्षेत्र से निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन के घूर्णन घट जाता है या प्रभावित होता है तथा घट जाता है। वहीं इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन का घूर्णन बढ़ता है तथा चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ता है, चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ता है, चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ता है। अगर चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप नेट चुंबकीय आघूर्ण अशून्य समझ ही रहे हैं, अशून्य रहता है, ठीक है। तथा क्योंकि आप समझ ही रहे हो अशून्य रहता है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, सिंस या चूंकि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र से दूर की दिशा में है, अतः इसकी दिशा क्षेत्र से आंशिक रूप से दूर होती है, आंशिक रूप से दूर होती है। ये कहानी हो गई आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ओके, बात क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे
अनुचुंबकीय पदार्थ, या फिर आप इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बात समझिएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन जो बच्चों ने अभी तक डायमैग्नेटिक अच्छे से पढ़ लिया, अब उसको रिवाइज अच्छे से कर लें, उसको रेडी कर लें। पैरामैग्नेटिक के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर का वेट करिए।